वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रश्मि प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल रश्मि प्रिया व्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो आज का जो ये व्लॉग है ये बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि मैं करने जा रही हूँ माता वैष्णो देवी के दर्शन, वो भी पहली बार। फाइनली इतने सालों से वेट करते करते माता का बुलावा मुझे आ गया। वो कहते हैं ना कि जब तक माता का बुलावा ना आए कोई माता के दर्शन करने नहीं जाता है। तो फाइनली मुझे माता का बुलावा आ गया है। तो ये व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अब तक वैष्णो देवी नहीं गए हैं या वैष्णो देवी जाने का प्लान कर रहे हैं। इस व्लॉग में आपको मैं माता वैष्णो देवी की यात्रा से जुड़ी सारी डिटेल्स आपको समय समय पर देती रहूंगी, तो व्लॉग के एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि माता वैष्णो देवी मंदिर तक पहुंचा कैसे जाए। इसके लिए आप बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन, बस या प्राइवेट टैक्सी के जरिए भी वहां तक जा सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो फ्लाइट से आप जम्मू तक पहुंच सकते हैं, वहां से आप टैक्सी या बस के माध्यम से कटरा तक पहुंच सकते हैं। और अगर ट्रेन की बात की जाए तो ट्रेन आपको जम्मू तवी के लिए या फिर डायरेक्ट कटरा के लिए भी मिल जाएगी। फ्लाइट और ट्रेन की जो भी डिटेल्स है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। और अब बात करते हैं बस की, जिससे मैं जा रही हूँ क्योंकि मैंने कोई भी प्लान नहीं बनाया था माता वैष्णो देवी के लिए। अचानक से ही सब हो गया तो मुझे जल्दबाजी में बस की टिकट बुक करनी पड़ी। बस की टिकट्स मैंने ऑनलाइन बुक की है पेटीएम से, जो कि हमें डायरेक्ट कटरा तक पहुंचाने वाली है। जब आप टिकट्स बुक करते हैं बस की तो आपको वहां पर नियरेस्ट पिकअप पॉइंट और ड्रॉप पॉइंट मिल जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जहां पर भी आप रहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी नियरेस्ट पिकअप पॉइंट और ड्रॉप पॉइंट है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं दिल्ली से हूं और मैं जहां रहती हूं उसके नियरेस्ट पिकअप पॉइंट जो है वो कश्मीरी गेट पड़ रहा है, तो मैं कश्मीरी गेट से बस लेने वाली हूँ। शाम के 8:20 पर मैं कश्मीरी गेट से बस लेने वाली हूँ, जो कि मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग अप्रॉक्स 9 बजे तक कटरा पहुंचा देगी। बस की टिकट्स की प्राइस डिटेल्स आपको व्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। तो अब मैं मिलूंगी आपको सीधा कश्मीरी गेट बस स्टैंड पर। तो चलिए माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करते हैं। जय माता दी। तो मैं पूरे टाइम से अपने पिकअप लोकेशन पे पहुंच चुकी हूं और ये रही हमारी बस जिसका नाम है स्वागतम हॉलीडेज, जो कि अपने टाइम से 10 मिनट लेट थी। और माता वैष्णो देवी की इस यात्रा में मेरे साथ है मेरी दोस्त उर्वशी। तो बस कुछ ऐसी दिखती है अंदर से। ये बस फुल एसी बस है। राइट साइड में 2 लोगों के लिए स्लीपर सीट है, वहीं लेफ्ट साइड में सिंगल पर्सन की। आप जब बुकिंग करते हैं तो आप अपनी सीट वहीं पर सिलेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेसी के लिए हर सीट के बाहर कर्टन्स लगाए गए हैं और आपको सीट के ऊपर ऐसा चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा और ओढ़ने के लिए मिल जाते हैं आपको कंबल। और जैसे ही हमें थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी, लगभग रात के 11:15 बज रहे थे, बस के कंडक्टर की आवाज़ आती है कि थोड़ी देर में बस रुकने वाली है 15 से 20 मिनट के लिए, तो जिसे भी कुछ खाना पीना है या वॉशरूम जाना है वो जा सकता है। तो हमने सोचा भाई रात में बस अब कब रुके ना रुके, तो हम बस से उतर गए। तो हम गए सबसे पहले वॉशरूम, जहाँ पर बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी। तो 10 मिनट तो हमारा वहीं पर वेस्ट हो गया। उसके बाद हम कुछ खाने पीने आए और मुझे तो आ रही थी बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से नींद। तो मैं सोच रही थी कि कब बस स्टार्ट हो और कब मैं सो जाऊँ। फाइनली हम वापस से बस में आ गए हैं और अब मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं जम्मू में और हम कटरा कब पहुँचेंगे ये सोच के मेरी हालत कुछ ऐसी हो रही है। और जम्मू से कटरा बाय रोड जाते हुए आप ऐसे 4 टनल से होकर गुजरते हैं और फाइनली पहुंच गए हैं हम कटरा। बस वाले ने हमें कटरा की जो मेन मार्केट थी जहां पर होटल्स वगैरह लेते हैं वहां से थोड़ा दूर उतारा है। तो अब हम यहां से ऑटो लेकर जाने वाले हैं और यहाँ पर आपको कुछ लोग मिल जाएंगे जो आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको रूम दिलाने में हेल्प करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम आए हैं और हमें कोई आइडिया नहीं है कि हमें एग्जैक्टली रूम कहाँ लेना चाहिए, मंदिर के कितने पास रूम होना चाहिए। तो हमने इनकी हेल्प से एक सिंपल सा रूम ले लिया है जो कि साफ़ सुथरा और बजट फ्रेंडली है। तो होटल में नहा धो के फ्रेश होने के बाद सबसे पहले किया हमने ब्रेकफास्ट और उसके बाद हम आए हैं यात्रा पंजीकरण कक्ष में यात्रा कार्ड बनवाने, जो कि हमारे होटल से लगभग 100 मीटर के डिस्टेंस पे था।
माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने के लिए आपको ये यात्रा कार्ड बनवाना बहुत ज़रूरी है। इस यात्रा कार्ड के बिना आप माता वैष्णो देवी की यात्रा नहीं कर सकते, यानी आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पर आते हैं तो कटरा की मेन मार्केट में आप यात्रा पंजीकरण कक्ष में जाइए और अपनी यात्रा कार्ड बनवा लीजिए। और क्योंकि जम्मू में अदर स्टेट के नेटवर्क काम नहीं करते हैं तो आप यहाँ से यात्रा सिम कार्ड भी ले सकते हैं, ताकि आप अपने जो भी साथ के लोग हैं अगर कोई आगे पीछे हो जाता है तो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकें। तो यात्रा कार्ड बनवाने के बाद हमने किया अपना भोजन और अब हम जा रहे हैं रेस्ट करने। तो गाइस शाम के अप्रोक्स 5:30 हो रहे हैं और मैं अब बिल्कुल रेडी हूँ माता वैष्णो देवी मंदिर की चढ़ाई करने के लिए। दिन में हम इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अप्रोक्स 37 से 38 डिग्री टेम्परेचर था, तो हमने अवॉइड किया। तो अपने आप को एग्जॉस्ट करने से अच्छा हमने सोचा हम रेस्ट कर लें। तो अब मैं निकलूँगी माता वैष्णो देवी मंदिर की चढ़ाई करने के लिए, क्योंकि ये मेरा पहला ट्रिप है माता वैष्णो देवी मंदिर का। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और क्या क्या वहाँ पर खास होने वाला है, क्या क्या जो मुख्य इन्फॉर्मेशन है मैं आपको समय समय पर देती रहूँगी। ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा। तो चलते हैं अब माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा शुरू करते हैं अपनी। जय माता दी। यहाँ पर आने के बाद हमें एक बात और पता चली कि जो लोग कटरा में स्टे नहीं करना चाहते, यानी होटल में रूम नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए होटल वाले लॉकर प्रोवाइड करते हैं, जिनका चार्जेस मात्र 150 से 200 होता है। साथ में आपको वो नहाने धोने की व्यवस्था भी देंगे, तो आप अपना सामान इसमें रखकर नहा धोकर डायरेक्ट चढ़ाई भी कर सकते हैं। और फाइनली हमारी यात्रा हो गई है शुरू, तो जोर से बोलो जय माता दी। और ये जो सामने आपको सुंदर सा बड़ा सा द्वार दिखाई दे रहा है, यहीं से स्टार्ट होती है माता वैष्णो देवी की मुख्य चढ़ाई। तो आपको यहाँ तक के लिए ऑटो मिल जाएंगे, हमने नहीं लिए क्योंकि हमारा जो होटल था बिल्कुल पास में था। तो इस द्वार पर सबसे पहले आपकी होगी चेकिंग, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान आप कैमरा, लैपटॉप, आईपैड, टैबलेट या ट्राइपॉड जैसी किसी भी तरह की चीज़ को अंदर नहीं ले जा सकते हैं। और जिन श्रद्धालुओं के छोटे बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर ऐसी ट्रॉली की सुविधा आपको मिल जाएगी, जो कि एक तरफ से 700 से 800 रुपये का चार्ज करते हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आपको 2 रास्ते मिल जाएंगे। एक है नया वाला रास्ता जो कि अर्धकुंवारी से होते हुए मुख्य माता वैष्णो देवी के मंदिर तक ले जाता है, और दूसरा है पुराना वाला रास्ता जहां पर मार्केट बनी हुई है और जहां पर घोड़े, खच्चर, पालकी आदि की सवारी आती जाती रहती है। तो हम पुराने वाले रास्ते से ही जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नए वाले रास्ते के मुकाबले थोड़ी रौनक ज़्यादा है। और होटल से निकलते ही मार्केट से हमने सबसे पहले ख़रीदे थे ये डंडे, ताकि हमें चढ़ाई में थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। और यकीन मानिए इस डंडे के थ्रू आपको बहुत हेल्प मिलती है ऊपर चढ़ने में। अभी सिर्फ 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई हमने कंप्लीट की है और मेरी फ्रेंड थक गई है, वो मसाज करा रही है। दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पर आपको ये इस तरीके की मसाजर मशीन मिल जाएगी। इसमें आप अपना मसाज करा सकते हैं 30 रुपये में, मात्र 30 रुपये में 15 मिनट तक के लिए आपको फुल बॉडी मसाज मिल जाएगा, जिसमें हेड, आपके लेग्स और बैक, ये सब पे पूरी अच्छे से मसाज मिलेगी। और ठीक है, इतना ज़्यादा मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पर ये जो बीच बीच में घोड़े आ जा रहे हैं ना, तो इससे थोड़ी सी दिक्कत होती है। रुकना पड़ता है, मतलब दिक्कत नहीं, थोड़ा सा रुक के चलना पड़ता है, बट ठीक है, हमारे पास टाइम है। तो जय माता दी। आगे बढ़ते हैं, इसका मसाज खत्म हो जाए पहले, उसके बाद फुल मज़े ले रही है लाइफ के। एक्चुअली इसकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, तो फिर। और जब तक वो मसाज करा रही थी मुझे दिखाई ये क्यूट सा बच्चा, तो मैं इसके साथ बातें कर रही थी, जो कि मुझसे बिल्कुल बातें नहीं करना चाह रहा था। सारे बोलो, आवाज़ नहीं आई, मैं नहीं सुनिया। हालत खराब हो गई। कितने किलोमीटर आ गए? 3 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स किया होगा और टोटल 12 किलोमीटर की पूरी ये जो चढ़ाई है 12 किलोमीटर की है। मतलब स्टीप है। ऐसे तो नहीं बोलूँगी कि मैं बिल्कुल ही डेड हो गई हूँ, बट हाँ मतलब पता चल रहा है कि आगे जाके हमारी क्या हालत होने वाली है। बहुत बुरी है फिलहाल तो। हाँ, इसने मसाज कराया अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, जैसे कि आपने भी देखा, जरूरत थी वही नहीं हो पाएगा। इसके पैर बहुत ज़्यादा छोटे हैं
बट तो वो फिट नहीं हुए उसमें, तो इसके पैरों को मसाज नहीं मिला। आपके रास्ते में ऐसे मार्केट मिल जाएगा, खाने पीने की व्यवस्था ठीक ठाक है, वो बात अलग है। हर चीज़ के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा रखे हैं, बट ठीक है क्योंकि इतनी ऊपर लाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। एंड थोड़ी सी दिक्कत होती है, दिक्कत भी नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा रुकना पड़ता है क्योंकि बीच बीच में घोड़े आते रहते हैं, जैसे कि मेरे पीछे आ रहा है। तो चलिए चलते हैं और ज़ोर से बोलते हैं जय माता दी। अराउंड 3 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद हमें एक और रास्ता मिला ऊपर जाने का, जो कि खड़ी चढ़ाई के साथ में ही था। वो था सीढ़ियों का रास्ता। तो इन सीढ़ियों के ज़रिए आप थोड़ा शॉर्टकट ले सकते हैं, यानी थोड़ा और ऊपर तक जल्दी पहुंच सकते हैं। तो बस वही जल्दी पहुंचने के लिए हमने सीढ़ियों वाला रास्ता ले लिया है और हम सीढ़ियों के थ्रू ऊपर जा रहे हैं। जय माता। जोर से बोलो, सारे बोलो, आवाज नहीं आई, मैंने नहीं सुनी। मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे शेड्स बनी हुई है ऊपर, तो कोई तकलीफ नहीं है, हर जगह लाइटिंग है। हम तो प्रेफर करेंगे कि रात को ही करो चढ़ाई, बट जिसकी जब श्रद्धा हो तब कर सकता है। पर्सनली मुझे तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। यहाँ की रौनक देख के मेरी जो एनर्जी थी वो 4 गुना बढ़ गई थी। मतलब फील ही नहीं हो रहा था कि यार पैर में दर्द होने वाला है या कुछ हो रहा है, इसलिए मैं तो अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। हमने जो अपनी मोस्टली चढ़ाई की है वो सीढ़ियों के थ्रू ही की है। जैसे कि अभी हम 271 सीढ़ियाँ चढ़कर आए हैं। जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं वहीं पर एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर साफ साफ लिखा है कि हृदय रोगी या फिर जिन्हें सांस से रिलेटेड कोई भी समस्या है वो सीढ़ियों वाला रास्ता ना चुने, यानी उस रास्ते से ना जाएं, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह की जिसको भी समस्या है वो नॉर्मल वाले रास्ते से ही अपनी यात्रा पूरी करें। पौने 10 हो रहे हैं और चढ़ाई करते करते अब हमारी थोड़ी सी हालत डाउन हो रही है, तो हम यहीं बैठ के अब रेस्ट कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर व्यू है पीछे, देखो मैं आपको खड़े होके दिखाती हूँ। वाओ, जय माता दी। बस अब 1 से 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे ऊपर। तो यहाँ पर पैदल रास्ता भी है, मतलब नॉर्मल भी आप चल सकते हो, ऐसे चढ़ाई है, और आप सीढ़ियों के माध्यम से भी चढ़ सकते हो। तो हम कभी नॉर्मल चढ़ रहे थे, कभी सीढ़ियों के माध्यम से, बट सीढ़ियों की वजह से हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए हैं। लगभग 8 किलोमीटर की चढ़ाई अब हम कर चुके हैं और अब हम पहुंच गए हैं उस जगह पर जहां से 2 रास्ते जाते हैं। एक जाता है अर्धकुंवारी की गुफा की तरफ, दूसरा जाता है माता वैष्णो देवी के मुख्य गर्भगृह की ओर, जो कि यहां से 5.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो हमें थोड़ी सी थकान महसूस हो रही थी, तो हम यहाँ पर अभी थोड़ी देर बैठकर आराम करेंगे और उसके बाद माता वैष्णो देवी के मुख्य गर्भगृह की ओर जाएंगे, क्योंकि अर्धकुंवारी के यहाँ जो वेटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, 2 से 3 दिन की। और हमने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया था अर्धकुंवारी के लिए, क्योंकि ये पूरा ही ट्रिप अनप्लान्ड था, मतलब एकदम से ही प्लान बन गया। तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी आएंगे अर्धकुंवारी की गुफा ज़रूर जाएंगे। माता वैष्णवी ने एक कुंवारी कन्या के रूप में पूरे 9 महीनों तक गर्भ के आकार की गुफा में तपस्या की
और अनुशासन का पालन किया था। इसीलिए इस गुफा को गर्भजून गुफा या फिर अर्धकुंवारी गुफा के नाम से भी जाना जाता है। यात्रा के दौरान आपको पीने के पानी और वॉशरूम की सुविधाएं मिल जाएंगी। कुछ लोगों ने टॉयलेट्स को बहुत ज़्यादा गंदा किया हुआ था, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसी जगह पर जाते हैं, वो भी ऐसी धार्मिक जगह पर, वैसे तो किसी जगह पर नहीं करना चाहिए, प्लीज़ थोड़ी साफ़ सफाई रखें ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो और बीमारियों से बचे रहें। लगभग 12:30 बज रहे हैं और भवन अभी भी 2.5 किलोमीटर दूर है। तो हम क्योंकि थोड़ा रेस्ट कर के आए हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, तो इसीलिए 2.5 किलोमीटर की यात्रा अभी भी बाकी है। जोर से बोलो जय माता दी। एंड फाइनली माता रानी का भवन हमें दिखाई देने लग गया है, यानी अब मंजिल दूर नहीं है, बिल्कुल पहुंच चुके हैं माता रानी के भवन के पास। तो यात्रा के दौरान बीच बीच में ऐसे कुछ चेक पोस्ट हैं जहां से आपको चेकिंग करा के बाहर निकलना होता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको पुलिस चेक पोस्ट के अंदर क्या होता है। चेक पोस्ट देखिए। और अब हम हैं माता के भवन के बिल्कुल सामने, और यहाँ पर पहुँचते ही हमें ढूंढना था लॉकर, जहाँ पर हम अपना सामान रख सके और नहा धो के माता रानी के दर्शन कर सके। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको माता के भवन के आसपास का नज़ारा कैसा था। माता वैष्णो देवी के मुख्य मंदिर के सामने ही आपको ये भीट शॉप मिल जाएगी, जहाँ से आप भीट खरीद सकते हैं, यानी माता रानी का प्रसाद खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, सामने आपको जो ये भवन दिखाई दे रहा है, यहीं पर है माता वैष्णो देवी की मुख्य गुफा, जहाँ पर माता वैष्णो देवी पिंडी के रूप में विराजमान है। अब यहाँ जाने के लिए सबसे पहले हमें करना है स्नान। मुख्य मंदिर के पास में ही महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग स्नान घर बनाए गए हैं, तो आप वहाँ पर स्नान कर सकते हैं। उसके बाद हम रखेंगे अपना सारा सामान लॉकर में, क्योंकि मंदिर के अंदर प्रसाद और पैसे के अलावा आप कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं, तो आपको सारा सामान लॉकर में ही रखना पड़ेगा। मुख्य मंदिर के अंदर आप किसी भी तरह का लेदर का पर्स या बैग नहीं ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने नहा धो लिया है और लॉकर में अपना सामान रखने के बाद अब हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने। तो अब हम मिलेंगे आपको सीधा दर्शन के बाद। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं और दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से हुए हैं। मैंने इतनी ज़्यादा जयकारा लगाया है माता रानी का कि मेरा गला बैठ गया है। और यहाँ का क्या नज़ारा था, क्या व्यू था, मतलब इतने सुंदर दर्शन हुए। इसके लिए तो आपको यहाँ पर आना ही पड़ेगा, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और अब थोड़ा सा टाइम मेरे पास कम है, तो मैं अब जा रही हूँ भैरव बाबा जी के दर्शन करने, और जो भी डिटेल्स होगी, जो भी जानकारी होगी, वो मैं दर्शन करने के बाद ही आपको दूँगी। तब तक के लिए पैडी पैडी चढ़ते जाएं, भैरव बाबा जी कहते जाएं। जय माता दी। तो भैरवनाथ के मंदिर तक जाने के लिए आप दो तरीके से जा सकते हैं। एक तो आप ये सीढ़ियों वाला रास्ता ले सकते हैं, दूसरा है रोपवे। हम रोपवे से ही जाने वाले थे, लेकिन वहाँ पर टिकट्स के लिए बहुत ही लंबी लाइन थी और साथ में टिकट काउंटर भी नहीं ओपन हुआ था।
तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम सीढ़ियों से ही जाएंगे। बहुत ज़्यादा कन्विंस करने के बाद, मतलब मेरी दोस्त इतनी ज़्यादा थक गई थी, उसने तो मना ही कर दिया था कि मैं नहीं जाने वाली हूँ, लेकिन मैंने उसको समझाया कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरवनाथ जी के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जाके वो मानी। तो अब हम धीरे धीरे चढ़ रहे हैं ऊपर। माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरवनाथ जी के दर्शन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भैरवनाथ जी का जो सर था धड़ से अलग कर दिया था माता रानी ने, तो उनके बाद उन्हें एक वरदान भी दिया था। क्योंकि भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हो गया था, उन्होंने माता रानी से क्षमा मांगी थी, तो उन्हें वरदान मिला था कि जो भी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आएगा उसकी यात्रा भैरवनाथ के दर्शन के बिना पूरी नहीं होगी। इसीलिए माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरवनाथ जी के दर्शन करने बहुत ज़रूरी होते हैं। उसी के बाद ही आपकी ये यात्रा पूरी होती है। माता वैष्णो देवी के मंदिर से भैरवनाथ जी के मंदिर तक जाने का जो डिस्टेंस है वो है 2.5 किलोमीटर। भैरव बाबा के मंदिर के लिए जब हम चढ़ाई कर रहे होते हैं तो ऊपर से माता का भवन बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। मतलब जो मैं फ़ील कर रही हूँ, आप जब यहाँ पर आएंगे तब आपको समझ आएगा कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। यहाँ पर जो वाइब्स आती है ना, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव होती है कि आपको यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करेगा। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तब आप समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और भैरव बाबा की चढ़ाई करते हुए आपको मिलेंगे ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्त, जो कि आपसे कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ की डिमांड करते रहेंगे, जो कि आपको ये सामने पेड़ों पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। और मेरी दोस्त जो कि बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो उसके अंदर एनर्जी लाने के लिए मैंने बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग लोग थे जो कि चढ़ाई कर रहे थे, उनका वीडियो बनाया और उसको दिखाया कि देख कितने ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं ये लोग, फिर भी चढ़ाई कर रहे हैं। तो भाई तू भी चढ़ाई कर सकती है, ऐसे गिव अप मत कर, थोड़ी देर बैठ जा, लेकिन चल यार ऊपर चल। तो ऐसे कर कर के मैं उसको ऊपर तक लेकर आई हूँ। तो उसको थोड़ी सी एनर्जी आ रही है ऐसी वीडियोज़ देख के। होप आपको भी देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा। कितनी हालत खराब हो गई है, बहुत ज़्यादा। कितनी हालत खराब हो गई है अपनी। क्या बताऊँ, उड़ के जा सकती हूँ। नहीं नीचे तो मैं फेंक दूंगी, ऐसे एक मामली नीचे गिर। मेरी हड्डी हड्डी रोंग रोंग चिल्ला रहा है कि 206 हड्डी है तो अलग करके। हो मैन 262 सीढ़ी और सीधे सीधे 2500 लिख दो। हम बार बार क्यों डोज ले रहे हैं? 151 और है, 50 और मेरी टांग हाथ में लग चुकी। तो क्या तकलीफ है 262 चढ़ने में? बहुत तकलीफ है, क्यों नहीं? मेरी जगह के तुम ले आओ, हड्डी तोड़ के यूँ नाच गई। बात बता, तू कौन सी चक्की का आटा खाता है जो तेरे को थकानी नहीं होती? उस आटे का नाम ही है चक्की का आटा। कौन सा 2 रुपए किलो वाला आटा है? नहीं ब्लिंकिट से आता है चक्की का आटा। प्लीज़ ब्लिंकिट का नाम मत खराब कर। ये जो तेरे है ना, ये फेमटो टाइप के ऐप के ऑर्डर है। क्या नहीं खाया इतने दिन से, तो तेरी एनर्जी गायब है। मैंने बता नहीं सकती। मैं इसको पूरे रास्ते धक्का दे दे के लाई हूँ। मतलब मेरे को लग रहा है ना कि वो जो ट्रॉली में बच्चों को धक्का देने के लाते हैं ना, वो काम मैंने किया है।
ऐसा कुछ नहीं है, बहुत एनर्जी है मेरे में। चल बहन बैठते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत एनर्जी है मेरे में। चल बहन बैठते हैं। और फाइनली हमने अपनी चढ़ाई कर ली है कंप्लीट और अब हम जा रहे हैं भैरवनाथ जी के दर्शन करने। यहाँ पर पहुँचने के बाद हमें पता चला कि भैरवनाथ जी का जो मंदिर है अभी तक खुला ही नहीं है और इसी वजह से इतनी लंबी लाइन लगी है और साथ के साथ जो आपके शूज़ वगैरह हैं उनको भी रखने का कोई ख़ास इंतज़ाम यहाँ पर नहीं था, तो सारे शूज़ वगैरह हमें ऐसे ही रखने पड़े। बहुत टाइम हो गया मंदिर की सवारी थी। पीछे की साइड जो ये सब है ना लटक के ले जाए कुछ भी बोला जा रहा है, कुछ भी नहीं। आप देखो ना पीछे, अब पीछे वाले देख लो, पीछे लगे हुए हैं वहाँ सारे बंदर ही रह जाए। बंदर की सवारी चाहिए। अभी तो एक ऐसा बंदर ऐसा चिल्लाई, ऐसा डर के भागी जिसने बंदर का चुराया वो कुछ पहले और वो इससे छीन गया। और फाइनली हमने भैरव बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं। एक बार को तो मतलब लाइन में ऐसा हो गया था, इतनी भगदड़ मच गई थी, हमें लगा हम तो अब गए, बट फिर भी हम साइड में हुए और धीरे धीरे जाके हमने दर्शन कर लिए हैं। और अब हम आए हैं रोपवे के थ्रू नीचे जाने और हमने टिकट्स भी ले ली है। और रोपवे से नीचे जाते हुए माता वैष्णो देवी का भवन इतना सुंदर लग रहा था कि उसको रिकॉर्ड किए बिना तो मुझे रहा नहीं गया, इसलिए इस सुंदर से नज़ारे का वीडियो मैंने बनाया ताकि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं। एंड रोपवे से नीचे आने में हमें अप्रॉक्स 2 से 2.5 मिनट लगे, जिसकी वजह से मेरी फ्रेंड और मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए क्योंकि वो तो पहले से ही थकी हुई थी, तो उसका तो बिल्कुल ही पैदल नीचे आने का मन नहीं था, बट मेरी भी हालत थोड़ी सी डाउन हो गई थी, इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और दोस्तों अब हम जा रहे हैं वापस, और आप लोगों को जो ये लाइन दिखाई दे रही है ये माता वैष्णो देवी के मुख्य भवन में जाने के लिए है, जो कि जब हम गए थे हमने रात के अप्रॉक्स 3-3:30 बजे माता रानी के दर्शन कर लिए थे, तब ये लाइन बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि शाम को चढ़ाई करें ताकि रात को आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन अच्छे से हो जाएं और इतनी लंबी लाइन में आपको पूरा दिन वेस्ट ना करना पड़े। और फाइनली वापस जाते हुए मैंने भी मसाज ले ही लिया है, बहुत ज़्यादा आराम महसूस हो रहा है। पर आपको एक बात बताऊं, ये मसाज लेने के मतलब 10 या 15 मिनट बाद आपको वापस से उतना ही दर्द होने लगता है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो दोस्तों माता वैष्णो देवी का ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। यात्रा से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को माता वैष्णो देवी का ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी तो ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। एंड लास्ट में आपको ये जो यात्रा कार्ड आपने बनवाया था इसको एग्ज़िट लेने से पहले जमा कराना होता है, तो अब हम जा रहे हैं जमा कराने। एंड फाइनली हमने ये कार्ड जमा करा दिया है और अब होती है हमारी यात्रा समाप्त।